बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है कैसे उन्हें स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि नेचुरल लैंग्वेजेस सेंटेंसेस एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट राइट डाउन कर सकते हैं। वो मेथड क्या है कि आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर सिंगल सेंटेंस के अंदर अपनी एक सिंगल रिक्वायरमेंट को राइट डाउन करते थे या अपनी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके आते थे। आज हम स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन या स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर या यूं कह लें स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन किस तरह से की जाती है। देखें, हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप सेंटेंसेस के अंदर एक रिक्वायरमेंट को एक सिंगल सेंटेंस के अंदर मेंशन करते थे। यहाँ पे भी आप नेचुरल लैंग्वेज को ही यूज करेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट को यूज करते हुए। ठीक है, जिसके अंदर उसकी हर फील्ड जो है हर सिंगल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रही होगी। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर अप्रोच या स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन अप्रोच यूज करते हो तो आपको क्या कहते हैं, एक या एक से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड या अपने टेम्पलेट्स को डिफाइन करना पड़ता है, ताकि आप उसे यूज करते हुए अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप सारी की सारी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर लेके आ सके हैं। अब देखें, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन के अंदर आप सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज की तरह आप रिक्वायरमेंट अपनी नहीं लिख रहे होते, ठीक है, बल्कि आप इसे हाई स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर लिख रहे होते हो। इसके लिए आपको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड्स के अंदर हाई स्किल की जरूरत होती है, तब जाके आप इसे फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करते हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को एक फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, बल्कि एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखते हो। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो चले आप अब उस तरफ चलते हैं। जब आप स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन को यूज करोगे तो आपने सबसे पहले उस फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, मीन उसका नाम, उसका क्या कहते हैं जो एंटिटी है उसको आपने डिफाइन करना है, और उसके बाद उस फंक्शन की आपने डिस्क्रिप्शन को या उसकी जो डेफिनेशन है या उसकी जो भी डिटेल है आपने वो सारी डिफाइन करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर आपने बताना है कि उसकी कौन कौन से इनपुट्स हैं और उनका ओरिजिन क्या है, कि वो कहां से आ रही हैं आपके पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर आपने बताना है कि उसकी आउटपुट क्या है। ठीक है, आपने डिटेल बतानी है कि आउटपुट क्या है, और ये जो आउटपुट है आपको कहां पे लेके जाएंगी, आपने वो डेस्टिनेशन भी बतानी है। ठीक है, फिर आपने जो कंप्यूटेशन होगी, ठीक है, कैलकुलेशन होगी आपके इस फंक्शनैलिटीज के अंदर, 4 पॉइंट के अंदर आपने उसकी सारी डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपने शो करनी है या उसकी मेंशन करनी है। जो एंटिटी है, जो फंक्शनैलिटी है, उसकी आपने डिटेल बतानी है। ठीक है, देन 5 पॉइंट के अंदर आपने क्या बताना है कि जो एक्शन लिया जा रहा है उसकी सारी डिटेल। ठीक है, 6 पॉइंट के अंदर आपने क्या बताना है कि जो आप फंक्शनल अप्रोच यूज कर रहे हो उसकी प्री कंडीशन क्या होगी। ठीक है, जो मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए, मीन आप जो फंक्शनैलिटी आपने पॉइंट नंबर 1 के अंदर बताई थी वो अगर आपने उसको परफॉर्म करना है, उसकी प्री कंडीशन ट्रू होगी तो आप ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। आपने वो डिटेल बतानी है। ठीक है, और देन उसके बाद आपने वो पोस्ट कंडीशन बतानी है, जब अगर इन केस आपका क्या कहते हैं
जो ये फंक्शनैलिटी है वो ट्रू परफॉर्म होगी तो आपने उसकी जो पोस्ट कंडीशन है वो बतानी है, ठीक है। अगर इसके कुछ पॉइंट नंबर 7 के अंदर अगर कोई इस फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए कोई साइड इफेक्ट है तो आपने उनको भी साथ में मेंशन कर देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको एक एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। आगे चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल उठाते हैं। अब देखें यहाँ पे एक क्या कहते हैं, मैंने एग्जांपल शो की है जिसके अंदर आपके पास, पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं तो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक आपके पास इंसुलिन पंप है, जो क्या कहते हैं किसी भी पेशेंट को आपने एक इंसुलिन डिलीवर करनी है, ठीक है, थ्रू इंसुलिन पंप। एक आपके पास सॉफ्टवेयर है जो उस क्या कहते हैं इंसुलिन को या जो डोज है जो आप पेशेंट को दोगे उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है कंप्यूट इंसुलिन डोज, ठीक है। मीन कि आपने जो इंसुलिन जो आपने क्या कहते हैं डोज अपने पेशेंट को देनी है उसको कैलकुलेट करना है। इस फंक्शन, ये एक सिंगल फंक्शन हमने उठाया है, इस फंक्शन के अंदर यही काम हो रहा है, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। सॉरी, अच्छा जी। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आपने उस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल आपने बतानी है। डिटेल क्या है कि जी कंप्यूट द डोज ऑफ इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड व्हेन द करंट मेजर शुगर लेवल इज इन द सेफ जोन बिटवीन 3 and 7 यूनिट, ठीक है। कि जो आप अपने पेशेंट को क्या कहते हैं इंसुलिन या डोज देने जा रहे हो उसको कंप्यूट करना है, इस फंक्शन का काम है, ठीक है। अगर आपका शुगर लेवल सेफ जोन के अंदर है, मीन के 3 to 7 यूनिट्स के दरमियान है, तो वो उसको कंप्यूट करेगा। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। साथ में मैं मार्कर भी ले लेता हूं यहां से। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट के अंदर इनपुट्स हैं। देखें इनपुट जो है आपकी 3 होंगी, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपकी इनपुट 3 है। एक होगा सेंसर की रीडिंग, ठीक है, और दो होंगी जो आपकी मेमोरी से उठाई जाएंगी, ठीक है। बेसिकली ये जो इंसुलिन पंप है वो किस तरह से काम कर रहा है, आपकी प्रीवियस रीडिंग को स्टडी करते हुए जो न्यू रीडिंग आ रही है उसके ऊपर कैलकुलेशन करता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो सेंसर से जो रीडिंग आ रही है, ठीक है। दूसरा जो मेमोरी के अंदर आपकी डिवाइस मेमोरी के अंदर जो रीडिंग 2 पड़ी हुई थी उनको उठाएगा, ठीक है। जो सेंसर से रीडिंग आ रही है उसको इसने R2 से मेंशन किया, और जो क्या कहते हैं मेमोरी से आ रही थी उनको R0 और R1 कहा है। अच्छा जी, देखें अब नीचे हमने सोर्स को भी डिफाइन कर दिया है। अब सोर्स मैंने पहले आपको बता दिया है कि करंट शुगर जो है सेंसर से आ रही है, और जो दूसरी 2 रीडिंग है R0 और R1 वो कहां से आ रही है, मेमोरी से आ रही है। आपने सेम इसी तरह से जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके साथ साथ ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। अच्छा, अब आपने आउटपुट बतानी है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, कंप्यूट डोज, ठीक है। आपने डोज को कैलकुलेट करना है, और वो क्या कहते हैं डोज जो डिलीवर होनी है, ठीक है। डेस्टिनेशन कंट्रोल लूप, ठीक है, मेन कंट्रोल लूप के अंदर आपकी इंसुलिन चली जाएगी। अब अच्छा जी, अब ये जो एक्शन है, देखें ये जो पूरी एक पैराग्राफ आपके सामने आ रहा है, इसे मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं। यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो फंक्शनैलिटीज इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। अब देखें इस पूरे एक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर आपका शुगर लेवल जो आपकी सेंसर से रीडिंग आ रही है R2, अगर वो लेस देन है R1, तो मीन आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जो डोज कंप्यूट की जाएगी वो 0 होगी, ठीक है। अगर आपका शुगर लेवल स्टेबल है, मीन सेंसर से जो रीडिंग आ रही है वो R1 से बराबर है, तब भी आपको डोज की जरूरत नहीं है, 0 ही रहेगी। अगर आपका शुगर लेवल R2 माइनस R1 भी अगर R1 माइनस R0 से लेस है तो आपको
इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ही अब देखें आपके पास आपकी रीडिंग जो है R2 अगर मीन R1 से ग्रेटर हो जाती है, तो अब आपको क्या है, मिनिमम डोज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो भी डिलीवर होगी, या फिर आपका क्या कहते हैं R2 माइनस R1 ग्रेटर देन या इक्वल हो जाता है R1 माइनस R0, यहाँ पे ग्रेटर होगा, तो ही आपको क्या कहते हैं अपनी जो डोज है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसे डिलीवर करना पड़ेगा। ये सारा एक्शन हमें यहाँ पे इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यही सारी इसी के ऊपर हमने जो ऊपर अलग से आपको इमेज दिखा रहा हूँ उसमें ये सारा काम हो रहा है, जो यहाँ पे पैराग्राफ की सूरत में आपको डिफाइन किया गया है। अच्छा जी, अब देखें आपको इस चीज के लिए इस सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायर है कि प्रीवियस टू रीडिंग होनी चाहिए, मीन R0 और R1, और साथ में आपको सेंसर की रीडिंग होगी तो ही ये एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पहले एक दफा जो है अपनी पेशेंट को वो इंसुलिन डिलीवर की हो, ठीक है। मीन ये एक्शन परफॉर्म होने से पहले आपने एक दफा अपने पेशेंट को डोज दी हो, देन ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, क्योंकि अब आपको R1 और R0 की रीडिंग भी चाहिए होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, पोस्ट कंडीशन अब R0 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा R1 के साथ, ठीक है। क्योंकि अब ये सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होने के बाद जो आपका डेटा है वो मेमोरी में चला जाएगा। अब मेमोरी के अंदर जैसे पहले आपके पास R0 और R1 था, ठीक है, मेमोरी से जो आपने उठाया था, अब ये रिप्लेस हो जाएगा R1 R0 के साथ, और क्या कहते हैं सॉरी R0 R1 के साथ, और R1 जो है R2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट कंडीशन हो जाएगी। अब देखें साइड इफेक्ट, अब फॉर एग्जांपल अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हमें नजर आता तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते, लेकिन अब इस पूरी फंक्शनैलिटीज के अंदर कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको जस्ट उसको इस तरह से डिफाइन कर देना है। और अगर आप कोई फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट है तो आपने वो भी मेंशन करने हैं, ठीक है जी। तो ये है आज का लेक्चर स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन के बारे, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राफिकल नोटेशन के बारे में बात करेंगे और उसकी जो टाइप है यूज केस डायग्राम, एक मेथड है कि किस तरह से हम अपनी क्या कहते हैं फंक्शनैलिटीज को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को थ्रू डायग्राम हम कैसे मेंशन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।